जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ रहे थे यूनिट 2 आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, उसी के आगे का हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोज़ हमने इस टॉपिक पे बनाई हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की पर्सनल क्लासेस भी चला रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की भी क्लासेस चला रहे हैं और यहाँ पे 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ज़रूर देखें और अपने नोट्स बनाएं। तो बात करते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। इसमें क्या था कि चारण काल में प्रथम काल जो था हिंदी साहित्य का, चारण काल जिसे कहा है ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने, उसमें जो कवि थे ना वो राजाओं के आश्रय में रहते थे। राजाओं फिर जब अब राजाओं के आश्रय में रहते थे तो राजाओं की ही बड़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो वहाँ उनका मान सम्मान होगा। तो ऐसा ही होता था, तो वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी की वो चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे बढ़ा चढ़ा के। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इस काल की कितनी रचनाओं का? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 12 रचनाओं का, जिन्हें रासो साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और वो है विजयपाल रासो नाला सिंह कृत, ये रचना है नाला सिंह की, विजयपाल रासो। फिर है हमीर रासो, इसके रचनाकार हैं शारंगधर। उसके बाद है खुमान रासो, रचनाकार हैं दलपति विजय। फिर है बीसल देव रासो, रचनाकार हैं नरपति नाला। फिर है पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई। और अंत में है परमाल रासो जगनिक। तो ये रचनाएं हैं किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 जो जिन रचनाओं का इसमें उल्लेख किया है। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहपा, शबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्भीपा, कन्हपा, कुक्कुरीपा आदि सिद्ध कवि हैं। 84 सिद्धों की बात हो रही है। सरहपा को सबसे पुराना कवि और सबसे पहला कवि कहा जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने थे, इसलिए इन्हें प्रथम कवि की संज्ञा भी प्राप्त है। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें से सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ है खेरंड संहिता और शिव संहिता। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठ योग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्ष कल्प आदि है। जैन साहित्य कृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगम। फिर है बीसल देव रासो, मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाला ने कब की है? 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका
सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कब मिलता है? तो हिंदी काव्य में बीसलदेव रासो में। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा, अब उड़ीसा हो गया है, चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। फिर है कि जगनिक का परमाल रासो है। परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। इसमें महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। क्या? आल्हा उदल या परमाल रासो। परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आल्हा उदल। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। श्याम सुंदर दास। फिर है कि वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। पहला जो संस्करण था वो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था और इसकी जो प्रतियां हैं वे उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय या खंड हैं और 16,306 छंद हैं। फिर द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण है जिसमें 3500 छंद हैं, जिसमें 19 समय या खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में माना है। चंदबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंदबरदाई पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत भी थे। कौन? चंदबरदाई। विद्यापति मिथिला निवासी थे। विद्यापति के बारे में है कि विद्यापति जो थे वो मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के
संग्रहकार ने लिखा है कि यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त थी: कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन तथा अभिनव जयदेव। जब दिल्ली के बादशाह महाराज शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारावरुद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी के दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुंचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुक्त कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। विद्यापति राजा हरि सिंह के पुत्र नरसिंह के राज्याश्रित रहे। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभागसार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उत्तराधिकार एवं दाय भाग की व्यवस्था दी गई। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपनी कीर्तिलता में कटु आलोचना की है। विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे, जिनके यशगान में कीर्ति लता की रचना 1403 ईस्वी में की थी। अतः प्रश्न के 3 ये तो वो है पूछा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।